गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ही करेंगे। इससे पिछले टेस्ट में जो है 50 प्रश्न हमने कवर कर लिए थे। अब आ जाइए 51 से लेकर 80 तक। ठीक है, यानी 30 प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इससे पहले टेस्ट में जो 50वां प्रश्न था, लास्ट प्रश्न था, वो एक्वारियन अभ्यास 2025 से संबंधित था, किन दो देशों के बीच स्टेटमेंट वाला। और 51 नंबर का प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए, वरुण, शक्ति और गरुण। अब इसमें कौन सा थल सेना अभ्यास, कौन सा वायुसेना, कौन सा नौसेना, मिला दीजिए, या जो मिलान है वो कौन सा सही है इसमें। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच जो वरुण है वो नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। शक्ति जो है वो थल सेना का अभ्यास है, और गरुण जो है वो वायुसेना का अभ्यास है। तो सही केवल यहाँ पर एक ही है, ए है इसका आंसर। ठीक है, गरुण इतिहास में एक पक्षी का भी नाम था। तो गरुण हवा में उड़ता है तो उसको वायु से, इसलिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों में नौसैनिक अभ्यास जो है वो है वरुण। वायुसेना अभ्यास गरुण है। थल सेना अभ्यास या सेना अभ्यास है शक्ति। ठीक है, और ये सभी संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालनता को बढ़ावा देते हैं। नंबर 52 है, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहे आइसलैंड का एचडीआई मान है कितना। मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड है, और उसका एचडीआई मान अगर पूछ ले तो 0.972। डी है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है एग्ज़ाम तक। देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कह लीजिए इसको, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कह लीजिए, 2025 में आइसलैंड ने जो है प्रथम स्थान यानी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन प्रकाशित करता है इस रिपोर्ट को? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी की जाती है ये। इस रिपोर्ट में आइसलैंड का एचडीआई मान कितना है? 0.972, और आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, भारत का क्या स्कोर है 2025 में? मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 130वां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास सूचकांक 130वें स्थान पर है। 2025 एचडीआर में भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कह लीजिए इसको, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कह लीजिए, एक ही बात है। जो सी ड्रैगन संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो कौन से देश भाग लेते हैं उसमें? सी ड्रैगन संयुक्त सैन्य अभ्यास में जो देश भाग लेते हैं वो है, एक तो अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया गणराज्य। इसमें भी साउथ कोरिया। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। अच्छा, ये शुरू के जो 4 देश हैं ना, ये क्वाड के भी मेंबर है, याद रखना। तो क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में जो सी ड्रैगन अभ्यास 2025 है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर शुरू हुआ है। शामिल देश अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया गणराज्य। और कब से शुरुआत हुई थी इसकी? वर्ष 2019 से सी ड्रैगन की। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में किस देश की एचडीआई रैंकिंग सबसे खराब है? किसकी हो सकती है बताइए? सोमालिया, अफगानिस्तान, बुरुंडी या दक्षिण सूडान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, साउथ सूडान की सबसे खराब है। देखिए, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम रैंक वाला जो देश है वो है दक्षिण सूडान। 193 देशों में 193 स्थान पर सबसे लास्ट, और एचडीआई रैंकिंग है 0.33, 0.388। हाल ही में सी ड्रैगन 2025 अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? प्रश्न को ऐसे पूछ ले तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर।
सी ड्रैगन संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 4 से 19 मार्च 2025 तक गुआम तट के पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। और कब से हो रहा है? ये 2019 से हो रहा है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, और कोरिया गणराज्य, ठीक है। 4 तो क्वाड के मेंबर हैं और ऊपर से एक कोरिया, कोरिया में भी दक्षिणी कोरिया, ठीक है। 5 ऊपर था एक्सप्लेनेशन में। 57वां प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस के बीच जो शक्ति है वो एक थल सेना अभ्यास है और ये आयोजित किया ला कैवलरी फ्रांस में, ठीक है। भारत में नहीं हुआ तो जोधपुर पोखरण को हटा दीजिए, पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस की, वहाँ भी नहीं हुआ है। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण था। ये 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस में आयोजित किया गया। आयोजन स्थल का नाम है ला कैवलरी। भारत फ्रांस के बीच आयोजित होने वाले जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं 3 है वो। वरुण जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, गरुण वायुसेना का अभ्यास है, शक्ति थल सेना का अभ्यास है। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। यही नंबर है व्हाट्सएप पर, यही नंबर है फ़ोनपे पर, यही नंबर है गूगल पे पर, यूपीआई पर, सब पर। सिम्बैक सैन्य अभ्यास के संदर्भ में सही कथन है। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, सिम्बैक्स पहला स्टेटमेंट है, भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला एक वार्षिक समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। इसे पहले लॉयन किंग अभ्यास के नाम से जाना जाता था। देखिए, इसके नाम से निकल जाएगा सिंगापुर, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच है ये, ना कि भारत और थाईलैंड के। इसकी शुरुआत बिल्कुल 1994 में हुई थी और इसे पहले लॉयन किंग अभ्यास के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाता है। जहाँ जहाँ पहला है उसको हटा दीजिए, कहीं नहीं है वैसे तो, बी है इसका आंसर। देखिए, सिम्बैक्स 2025 28 जुलाई से 1 अगस्त तक हुआ कहाँ? ये दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया, जिसमें भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक वार्षिक समुद्री सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। इसे पहले लॉयन किंग अभ्यास के नाम से जाना जाता था। ये एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न उठ जाते हैं अगर सीधे सीधे नहीं आते हैं तो। प्रश्न को ऐसे ही पूछ ले तो, सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो सिम्बैक्स 2025 का आयोजन हुआ 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक। स्थान दक्षिण चीन सागर। किन 2 देशों के बीच है ये? भारत और सिंगापुर के बीच में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर हैं, कौन से हैं? कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना और स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख, बी है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तो इतनी ठंड पड़ती है कि रहने लायक जो लोग हैं वो बहुत परेशानी से रहते हैं। रूस के याकुत्स्क में, ठीक है, -70 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार जो डेनमार्क का कोपेनहेगन है सबसे रहने योग्य शहर है दुनिया का। उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है तीसरे स्थान पर। तो सबसे रहने योग्य शहर कौन सा हो गया? कोपेनहेगन डेनमार्क का। ये इस साल है 2025 के रिपोर्ट के अनुसार। इससे पहले पिछले 3 साल से ऑस्ट्रिया की राजधानी ये वियना थी, ठीक है, अब ये दूसरे पर हो गई है। तो शीर्ष 3 शहर दुनिया में रहने योग्य, कोपेनहेगन, ठीक है, वियना और ज्यूरिख। और सबसे कम रहने योग्य शहर सीरिया का दशमिक और लीबिया का त्रिपोली और बांग्लादेश की राजधानी ढाका।
61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार की किस हस्ती को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? देखिए 2025 में जो पद्म पुरस्कार मिले हैं उनमें कुल 7 व्यक्ति बिहार से सम्मानित किए गए हैं। अब बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि इन 7 में से कितने लोग मरणोपरांत हैं? 3 लोग मरणोपरांत हैं, ठीक है। और पद्म विभूषण जो सबसे पद्म पुरस्कारों में सबसे शीर्ष पुरस्कार है वो कितने लोगों को मिला है? 1 लोग को मिला है और उस एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर शारदा सिन्हा, ठीक है, यानी ए है इसका आंसर। तो बिहार से पद्म पुरस्कार 2025 के विजेता कुल 7 लोग हैं, ठीक है। और डॉक्टर शारदा सिन्हा जो है इनको पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। सुशील कुमार मोदी पद्म भूषण मिला है इनको, ये ऑप्शन में थे चारों के चारों। सार्वजनिक मामलों में किशोर कुणाल को पद्मश्री मिला है मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए। और भीम सिंह मावेश को भी पद्मश्री मिला है सामाजिक कार्य के लिए। तो शारदा सिन्हा का नाम याद रखिएगा। पद्म विभूषण मिला मरणोपरांत, 7 में से कितने मरणोपरांत है? 3 लोग मरणोपरांत है, ठीक है। और 7 में से जो है कितने पद्म विभूषण? 1 पद्म विभूषण। और पद्म भूषण कितना? 1 ही, ठीक है। और 5 जो है वो पद्मश्री दिए गए हैं। किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश की झांकी, ठीक है, ये है इसका आंसर। देखिए सर्वश्रेष्ठ झांकी या राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी, नाम क्या है? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, याद भी रखिएगा। दूसरा जो है त्रिपुरा को मिला 14 देवताओं की पूजा खर्ची पूजा के लिए। और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश को मिला एटिकोप्पा बुम्मलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने, ठीक है, ये थीम है। 63वां प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में भारत के दिल्ली और मुंबई दोनों को संयुक्त रूप से कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान तो सबसे रहने योग्य शहर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और दिल्ली और मुंबई को संयुक्त रूप से जो रैंक मिली है वो 141 मिली है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में भारत के दिल्ली और मुंबई दोनों को संयुक्त रूप से 141वां स्थान मिला है, जबकि कुल 173 शहरों को रैंकिंग दी है। 173 में 141वां स्थान है दोनों का। यह रैंकिंग जो है स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा में लगातार समस्याओं को दर्शाती है भारत में। नंबर 64 आ जाइए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। डी है इसका आंसर। देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 173 शहरों को 5 श्रेणियों में रैंक देता है 2025 में। अब आ जाइए वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के बारे में सही कथन है। 25 का तो अभी तक आया नहीं है। भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 133 में से 39वें स्थान पर है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2024 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। बिल्कुल ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 से संबंधित 24 से संबंधित डी है इसका आंसर। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर है, ठीक है, जो पिछले वर्ष के 40वें स्थान से एक स्थान ऊपर है। यानी 23 में जो है एक 40वें स्थान पर था, एक रैंकिंग सुधर गई है 24 में। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है और ये इस बार 2024 वाला जो था वो 17वां संस्करण था। वर्ष 2024 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जबकि अंगोला जो है वो अंतिम स्थान पर है, 133वें स्थान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। और ये रिपोर्ट बिल्कुल एंड में आती है नवंबर दिसंबर में पूरे साल का, ताकि काउंटिंग कर सके। इस बार भी दिसंबर में ही आएगी।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित की है? प्रश्न पूछने का तरीका एक ये भी है। तो किसने प्रकाशित की है? विपो ने, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने, यानी डी है इसका आंसर। देखिए, यह जो सूचकांक है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर है, जो नवाचार और प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति को दर्शाता है। इसका मुख्यालय अगर पूछ ले तो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सही कथन है। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा हर 2 वर्ष में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 में यह पुरस्कार 7 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। वर्ष 2024 में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वालों में 2 महिलाएं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं ये, और प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। 2024 तक तो प्रत्येक वर्ष प्रदान किए गए, थोड़ा डिले हो जाते हैं। यहाँ 2 वर्ष लिखा है तो वो तो गलती हो गया। 2024 में कुल 4 खिलाड़ियों को दिए गए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, न कि 7, और इन 4 में से एक ही महिला हैं, मनु भाकर। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो पहला गलत है। वर्ष 2024 में ये पुरस्कार डी गुकेश शतरंज खेलते हैं, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाज को प्रदान किया गया। तो इसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। 4 लोगों को दिया गया है तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 तक तो प्रतिवर्ष प्रदान किया गया। ठीक है, अभी तक प्रदान किया नहीं गया है। 29 अगस्त भी निकल गई है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बंद कर दिए गए हैं। 4 खिलाड़ियों को दिए गए, 7 को नहीं। ठीक है, कुछ भी बंद करती रहती है गवर्नमेंट, कुछ भी परिवर्तित कर देती है। 4 में से 1 महिला खिलाड़ी है। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। क्या है ये? सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड। अब कुछ पता ही नहीं क्या करना है इनका, नीचे पता चलेगा। उपरोक्त में से किस या किन रसायनों का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, यानी क्लाउड सीडिंग में? क्लाउड सीडिंग में तो सिल्वर आयोडाइड है इसमें, ड्राई आइस भी तो है, शुष्क बर्फ, सोडियम क्लोराइड भी है, NaCl। मेन जो रहता है वो यही रहता है। तो ए है इसका, मतलब सारे हो जाएंगे इसके। तो मुख्यतः पहले का होता है। डी है इसका आंसर, 1 2 3 तीनों या उपरोक्त सभी। देखिए, कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो मुख्य रसायन है वो हैं सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक ही बात है। और इनमें जो सिल्वर आयोडाइड है वो सबसे अधिक प्रभावी है ये, क्योंकि इसकी संरचना बर्फ के क्रिस्टल के समान होती है, जिससे बादलों के जल की बूंदें जमने और वर्षा होने में मदद मिलती है। नंबर 69, जनगणना 2027 का आयोजन कितने चरणों में किया जाएगा? 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कराई ही नहीं अभी तक, लेकिन अब 27 में इसकी बात चल रही है कि 27 में होगी। 21 में इसको होना था, लेकिन उस समय कोविड-19 की महामारी चल रही थी। तो ये 2 चरणों में होनी है। ठीक है, सी है इसका आंसर। पहले चरणों में घरों की काउंटिंग होगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की। तो जनगणना 2027 का आयोजन 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 के बीच 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण मकान सूचीकरण आवास सूची और दूसरे में जनसंख्या की गणना होगी। यह स्वतंत्र भारत में डिजिटल और जाति गणना वाली पहली जनगणना होगी। वर्ष 2021 के बाद यह पहली जनगणना होगी, क्योंकि वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।
17वां प्रश्न है, वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गणित का नोबेल भी कहा जाता है इसको, मासाकी काशिवारा को प्रदान किया गया भी है इसका आंसर। एबल पुरस्कार 2025, ठीक है, विजेता का नाम क्या है? मासाकी काशिवारा। अच्छा, कौन देता है इसको, प्रदाता कौन है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। क्षेत्र बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत, और महत्व है इसे गणित में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। आपको ज्ञात हो कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में और शांति में नोबेल पुरस्कार मिलता है, और साहित्य में मिलता है, लेकिन गणित में नहीं मिलता है। तो गणित के लिए अलग से है ये एबेल पुरस्कार। इकहत्तरवां प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार का फैसला किस समिति द्वारा किया जाता है? जापानीज नोबेल समिति, नॉर्वेजियन नोबेल समिति, स्टॉकहोम नोबेल समिति। पहला तो हटा दीजिए, बी या डी, बी या सी लगाएं, डी तो नहीं है क्योंकि इसमें सी या डी में से आंसर है इसका। इसका आंसर है सी, नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नोबेल शांति पुरस्कार का फैसला नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह के शुक्रवार को की जाती है, तो अगले महीने की जाएगी। अभी तक 2024 वाले चल रहे हैं। 72वां प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम ही युद्धाभ्यास है, ठीक है, और इसका 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये इसी महीने आयोजित किया जाएगा, ठीक है, यह आयोजित किया जाएगा अमेरिका में ही, अलास्का, अमेरिका। बी है इसका आंसर। और स्टार्ट हो गया है ये। भारतीय सेना का एक दल अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वेनराइट के लिए प्रस्थान कर चुका है, जहां 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्धाभ्यास, ठीक है, का 21वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच है? अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच में। 73 प्रश्न है, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंद्र 2025 का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। सी है इसका आंसर। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है इंद्र 2025 का आयोजन चेन्नई में किया गया और 14वां संस्करण था। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, क्या है ये है नौसैनिक अभ्यास, और किन दो देशों के बीच होते हैं ये 2 से अधिक देशों के बीच होते हैं, उसका मिलान कर दीजिए। समुद्र शक्ति, अल मोहम्मद अल हिंदी, कोंकण, मालाबार। अल मोहम्मद अल हिंदी ये तो है भारत और सऊदी अरब के बीच में। मोहम्मद नहीं, अल मोहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच में, नाम से काउंटिंग कर लोगे, ठीक है, उर्दू नाम है। समुद्र शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और कोंकण है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, और मालाबार में है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वही ये जो चारों देश क्वाड में भी मेंबर हैं। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 3 हो गया। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ठीक है, तो ए हो गया इसका आंसर। तो सूची 1 में नौसैनिक अभ्यास है, सूची 2 में देश है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, अल मोहद अल हिंदी भारत सऊदी अरब के बीच में, कोंकण भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में, मालाबार भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को क्या घोषित किया है? क्या घोषित किया गया है भाई? ग्लेशियर शांति, क्वांटम विज्ञान और सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष ये 2024 को घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। यहाँ 25 पूछ रहा है, इस साल का पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट या बाजरा वर्ष ये 2023 को घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर मत्स्य पालन, जलीय कृषि और कांच अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2022 को घोषित किया गया था। अपने को याद रखना है 25 वाला ग्लेशियर शांति,
क्वांटम विज्ञान और सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, शांति क्वांटम विज्ञान ना आकर ग्लेशियर और सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी आ सकता है, तब भी सही हो जाएगा। शांति और क्वांटम विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी आ सकता है, तब भी सही हो जाएगा। पूरा आ सकता है, तब भी सही हो जाएगा। सही नहीं हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा याद करके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को ग्लेशियर, शांति, क्वांटम विज्ञान और सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 76वां प्रश्न है, 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वें तो हुए थे उत्तराखंड में, 39वें होंगे मेघालय में। ठीक है, बी है इसका आंसर। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027। ठीक है, आयोजन राज्य मेघालय, आयोजन वर्ष 2027। और मेघालय के लिए यह पहली बार होगा कि वह राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, यानी नेशनल गेम्स। 77वां प्रश्न क्या है, 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 2024 के तो सभी को पता है, पेरिस फ्रांस में हुए थे। 4 साल के बाद होते हैं ये ओलंपिक। क्रिकेट का भी 4 साल के बाद होता है वर्ल्ड कप, और ये ओलंपिक भी 4 साल में होते हैं। तो अगला 2028 का जो होगा वो होगा यूएसए में। बी है इसका आंसर। देखिए, 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पेरिस फ्रांस में आयोजित ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए थे। 78वां प्रश्न, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो तो ग्रीष्मकालीन हो गए, 24 के बाद हुए होंगे 28 में। अब अगले वर्ष में जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ आयोजित होंगे? वो होंगे इटली में। डी है इसका आंसर। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली के मिलान कोर्टिना शहर में आयोजित किए जाएंगे। आयोजन की तारीख है 6 से 22 फरवरी 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 79 है, विश्व गौरैया दिवस के बारे में सही कथन है। 20 मार्च को विश्व भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 2025 के लिए विषय थीम आई लव स्पैरो है। 20 मार्च है 22 मार्च है? 20 ही मार्च है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है विश्व। दोनों के दोनों सही हैं। तो सी वाला स्टेटमेंट या जिसमें दोनों होंगे वही सही हो जाएगा। कहाँ पर है? सी है। 20 मार्च 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। हर साल 20 मार्च को ही मनाया जाता है। मुख्य विषय 2025 का आई लव स्पैरो। तो ये जो गौरैया है वो दिल्ली और बिहार राज्य की राजकीय पक्षी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और बिहार राज्य की राजकीय पक्षी है ये गौरैया। गौरैया का जंतु वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिका से याद रखिएगा। तो इनकी संख्या जो है घटती जा रही है, तो दिखनी ही बंद हो गई है गौरैया, पहले दिख भी जाती थी। 80वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2025 या वर्ल्ड वाटर डे 2025 के बारे में सही कथन है। यह दिवस 22 मार्च 2025 को मनाया गया। 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। बिल्कुल है, करेक्ट है दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। तो विश्व जल दिवस 2025 की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, और हर साल मनाया जाता है ये 22 मार्च को। तो 80 प्रश्नों की प्रैक्टिस अपने कर ली है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना, और इनकी आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।